अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल अहद उल्फत का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैदपुर में मीर वजाहत हुसैन की हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई खामोश साइम ज़ैद की शक्ल तक रहा था। जहां डॉक्टर इसकी मरहम पट्टी कर रहा था और आगा जान गौर से इसका चेहरा तक रहे थे जो स्पॉट था। हाँ तो अब बताओ साइम, क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस फसाद की? क्यों झगड़ा किया उस लड़के से? डॉक्टर के मुलाजमा के साथ रुखसत होने पर आगा जान ने इसे मुखातिब किया। साइम ने इनके गुस्से वाले लहजे पर मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर झुका दिया। तकवा चाहिए, ठोस अपने मखसूस ज़िद्दी लहजे में गोया हुआ कि सब इसका चेहरा देखने लगे। कौन है तकवा साइम बेटा? मीर वजदान ने अपने भतीजे के चेहरे को देखते पूछा तो आगा जान ने भी हैरत से देखा। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है मेरे साथ और मुझे इससे शादी करनी है। कैसे भी करके मुझे वो चाहिए। मैं इस हैदर शाह को जीतने नहीं दूंगा। मैंने देखा है पहले इसे, वो मेरी है साइम ज़ैदी की, और जिस पर साइम ज़ैदी की नज़र पड़ जाए चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, वो साइम की ही रहती है चीज़। ज़िद गरूर से गर्दन अकड़ा कर वो बोला तो रज़ा मतलब इसका तायाज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। हाय अल्लाह लड़के, ये कहीं किसी लड़की की तो बात नहीं कर रहा? आगा जानी ने मुंह पर दुपट्टा रखते रज़ा से पूछा, जिन्होंने मुस्कुराहट छुपाते सर हिलाया। जहाँ तक मुझे लगता है वो लड़की है जिसे तुम चीज़ कह रहे हो, बरखुरदार। आगा जान ने सख्त नज़रों से घूरते कहा तो साइम ने अपने लफ्ज़ पर शर्मिंदा हो गया। माजरत आगा जान, पर मुझे वो लड़की चाहिए। यह कहकर बगैर किसी की तरफ देखे वहाँ से चला गया। कहीं साइम दानियाल की बहन की बात तो नहीं कर रहा जो बच्ची शहर पढ़ने गई है डॉक्टरी, इसका नाम भी तकवा है ना? सानिया बेगम ने आगा जानी को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर तकवा नाम से फूल खिल उठे। ऐसा हो तो क्या ही बात है, बड़ी नेक बच्ची है। सारे गांव की बच्ची को कुरान पढ़ाती थी और मिलादुन नबी में नाते भी तो वही बच्ची पढ़ती थी ना। कितनी प्यारी आवाज़ है, माँ सदके जाए, जिस घर में जाएगी रोशन कर देगी। मुझे तो उसके चेहरे को देखते सुकून मिलता है। बगैर आसपास की परवाह किए आगा जानी तकवा का सोचते सानिया बेगम से शुरू हो गई थी। कल बात होगी तफसील में। आगा जान के कहने पर सब सरी लाकर चले गए और आगा जानी पुरजोश होकर मीर वजाहत हुसैन की जाने मुड़ी। मैं तो कहती हूँ जी, कल ही दनियाल को शहर से बुलाकर रिश्ता कर लेते हैं। मेरी तो दिली मुराद पूरी हुई है। मिठाई के साथ तोहफे बांटूंगी, पूरे गांव में सिर्फ अपनी वाली तकवा हो। आगा जान ने नफ़ी में सर हिलाया अपनी जज्बाती बेगम पर। पहले सारा मसला जानने दो, फिर बांटना मिठाइयाँ। वो कहकर फ्रेश होने चले गए तो आगा जानी इन्हें ऊपर को हाथ उठाए। हाय, सवार देगी मेरी साइम की ज़िंदगी और इस चुड़ैल के साए से भी दूर रखेगी। वो नफरत से मिसिस आनिया का सोचती बोली। रात वाला वाक़या अभी तक इसके दिमाग में था और इसने सोच लिया था वो हरगिज़ महकार का साथ नहीं देगी इस बेहुदा प्लान में, जिसमें साइम और तकवा को एक होटल रूम में बहाने से बुलाकर दोनों को बेहोश करके तस्वीरें बनानी थी। और जब वो सोचती तो इसके मुंह सामने तकवा का चेहरा आ जाता और वो जुड़ी ले उठती। अल्लाह, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहब्बत करती हूँ हैदर से बेइंतहा। अगर भाभी इसके अलावा कोई दूसरा प्लान करे तो ठीक, वरना मैं इसके दिमाग में दाग नहीं लगा सकती। मैं खुद एक लड़की हूँ। सामने ही तो सारी सूरत हाल थी। साइम ने इसे तंग किया तो हैदर ने इसे बुरी तरह पीटा और आखिर में इतने बड़े मसले के बाद भी वो बाइज़्ज़त फ़ख्र से सर उठाकर गई। साइम ने इसे यूनिवर्सिटी में छेड़ा तो इसे यूनि से निकाल दिया। और जिस लड़के की जानिब कोई लड़की मोहब्बत और चाहत के सिवा नज़रें उठाती थी, इस लड़के के खूबसूरत चेहरे पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ दी। और तो और जब महकार ने इसे जलील करना चाहा, खुद बुरी तरह फंस कर दो कौड़ी की रह जाती। और आज रात क्या हुआ? इसकी तरफ सिर्फ उंगली उठाई, अपने मुंह पर 1000 उंगलियां पड़ी। वो तो नाजुक मिजाज लड़की सोचते ही कांप जाती। बाढ़ में जाए ऐसा प्लान, मैं अपने मुस्तकबिल को बिगाड़ नहीं सकती। कल कला हैदर को मालूम हुआ इसकी आशी ने इतना बुरा काम किया है, क्या सोचेंगे? मैं इन्हें बदगुमान नहीं कर सकती। वो खुद से ही बातें करते ट्रे में रखे कप के किनारों पर उंगलियां फेर रही थी। आशी बेटा ले आओ, कब से इंतज़ार कर रहे हो। इशरत बेगम खुशी से मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई तो आयशा हड़बड़ाकर होश में आई। लाई अम्मी, वो दुपट्टा सर पर ओढ़ कर बोली। अच्छा सुनो, ये मत कहना कि चाय और लवाजमात तुमने नहीं बनाए। मैंने कहा है तुमने बनाए हैं, और तुम्हारे अब्बू फुफ्फो तो बहुत खुश हुए। माँ सदके शहजादी लग रही और नज़र न लगे किसी की। इशरत बेगम इसका माथा चूमते ग्रीन लॉन के सूट में इसकी दमकती मैदे जैसी रंगत और खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों पर स्याह पलके इसके हुस्न में 4 चांद लगा चुके थे। काश हैदर देख लेता इसके सजे रूप को। मुझ पर तो सिर्फ उनका हक है। शर्माती व सोचती छोटे छोटे कदम उठाती लाउंज में आई तो सबकी नज़रें इशरत बेगम के पीछे आती आयशा पर पड़े तो जैसे लफ्ज़ हलक में दब गए। जब इसने अपने बड़ी बड़ी काजल से डूबती नशीले नैन उठाए और इसकी नज़रें आरफ पर गई, दिल में तो आग लग गई इसे देखकर जो इसके बाप से मुस्कुराता
अब बातें करते आरफ की जब इस पर नज़र आई तो साकत रहेगी। आयशा का सर मज़ीद गुरूर से उठ गया और वो चलती पास आई। माशाल्लाह चाँद है मेरी आशी, फूफा खुशी से बोली और अपनी बाहें फैलाई इसके लिए। साथ आई ख़ानदान की औरतें भी नादिया बेगम के नसीब पर रश्क करने लगीं, जिसकी इस कदर हसीन लड़की बहू बनने वाली थी। अरे इशरत, हमें तो मालूम नहीं था तेरी इस कदर हसीन बेटी है, ये तो तेरी जवानी से भी खूबसूरत है। इशरत बेगम की बचपन की दोस्त और कज़न आयशा को देखती बोली, आजा पुत्र यहाँ आ, अपनी पप्पो के गले लग, सालों बाद देख रही हूँ। नादिया बेगम फूले नहीं समा रही थी। इसके चेहरे की खुशी मज़ीद बढ़ गई जब अपने बेटे की आंखों में पसंदीदगी के रंग देखे। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आयशा के लिए आम सी बात थी। जो भी इसे देखता था ऐसे ही रंग आंखों में आते थे, सिवा उस बेहिस सियाँ के जिस पर इसका क़यामत ख़ेज़ हुस्न भी कोई कमाल नहीं कर सका। और इसे पसंद आई तो वो मामूली लड़की जो आयशा की परछाई जितनी भी हसीना थी, ये इसकी सोच थी। पप्पो बैठ जाए, मैं डैड के पास बैठ रही हूँ, आयशा नखुवत से कहकर नदीम के पास बैठती। नादिया बेगम का चेहरा फीका करती सबको शशदर कर गई। कोई बात नहीं, बाप की लाडलियों के इतना तो प्यार होता है, जहाँ बाप बैठा हो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। वो मोहल्ले वालियों और अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी को छुपाती बाहें नीचे करती मुस्कुराकर बोली, तो सबने ना चाहते हुए भी सिर हिलाया। अब इतना भी क्या लाडलापन, सालों बाद फूफो मिले, इन्हें यूँ बेइज्जत करे। आयशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसके बाप की नज़रें और माँ की गुरियाँ क्या कह रही हैं। वो नज़रें अपनी लगाई नेल पॉलिश पर टिकाती बड़े बड़े खूबसूरत नाखूनों को देखने लगी। लीजिए ना। इशरत बेगम जल्दी से उठकर सबको चाय और लवाज़मात पेश करने लगी और इन्हें टूट पड़ता देकर आयशा को अपकाई आई। क्या जंगलीपन है, वो बावाज़ बुलंद बड़बड़ाती सबको साकत कर गई। और इस बार तो आरफ ने भी अपने सामने बैठी हुस्न की मलका को देखा, जो हुस्न तो बहुत लाई थी पर शायद इज़्ज़त करना और बोलने की तमीज़ रूम में रखकर भूल गई थी लाना। आशी बेटा, नदीम साहब ने घूरा। इशरत बेगम के हाथ काम गए। छोड़िए डैड, ऐसे लगता है जैसे किसी गली मोहल्ले से उठकर आए हों। जंगलियों की तरह खा रहे हैं जैसे कोई छीन लेकर ले जाएगा। मेरा तो दिल ख़राब हो रहा है। वो मुँह पर अपनी नाजुक उंगलियाँ रख कर नखुवत नागवारी से बोली। आयशा चुप करो। अपने शोहर का बेयकीन चेहरा देखते इशरत बोली, बेटा तो तुम कौन से महल में टिकी हो, 2 कमरों के छोटे से घर में तो रहती हो। एक औरत ने तंज़िया लहजे में घर को देखा। महल में नहीं रहती पर महल में रहने के लायक तो हूँ। और सुकून मुस्कुराहट के साथ वो बोली। नदीम साहब ने इसके गिर्द से अपने बाजू हटा ली, जिस पर आयशा को कोई फ़र्क न पड़ा, क्योंकि वो जो सोच कर आई थी ज़रूर कहेगी। तुम बताओ लल्लू, ओ सॉरी मेरा मतलब आरफ, क्या तुम मेरे लायक हो? घर गाड़ी तनख्वाह छोड़ो, सिर्फ अपने रंग को ही देख लो। क्या तुम मेरे साथ खड़े रहने के लायक भी हो? कहाँ मैं और कहाँ तुम? वो कहाँ लगा उठी। नादिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए और मोहल्ले वालियाँ हैरत शर्मसार होकर इस बेहया लड़की को देख रही थी, जो अपने माँ बाप की मौजूदगी में किस कदर बदतमीज़ होकर बोल रही थी। बेटा, इंसान रंगत नहीं सीरत देखते हैं। नादिया बेगम ने कहा। ओह माफ़ कीजिएगा पप्पो, आप गलत कह रही हैं। सीरत आजकल के दौर में कोई नहीं पूछता। मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ, इन जाहिल बातों पर यकीन नहीं करती। और प्लीज़ अपने बेटे के लिए ऐसे कोई ढूंढे जो अपने डब्बे जैसे घर में एडजस्ट हो सके। मुझसे तो ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं नहीं गुजार सकती चले पर फूंके मार कर। वो सीधा नादिया बेगम की आंसू भरी आंखों में देखती कह रही थी। और आरफ अपनी माँ की इस कदर इंसल्ट पर मुठियाँ बीचे बैठा था, सिर्फ अपने माँ मुँह के लिहाज से, वरना इस बदलिहाज लड़की में डूबी लड़की का मुंह तोड़ देता। चलती हूँ और मुझे उम्मीद है मेरा जवाब आप समझ गए होंगे। वो उठती मुस्कुराकर बोली और एक नज़र सुरख चेहरे से मैं बैठे आरिफ उर्फ लल्लू पर डालकर चली गई। सालों बाद तुम्हारे दर पर आई नदीम और बहुत अच्छा सलूक किया। मुझे ये कभी नहीं भूलेगा अपनी बेटी के मुंह से इस तरह बेइज्जती करवाने से। अगर तुम्हें जवाब देना था तो पहले ही दे देते, यूँ सबके सामने तो बेइज्जत ना करते अपनी बेवा आपा को। वो मुंह पर दुपट्टा रखे रोती हुई उठी। नदीम साहब कंधे झुकाई ज़मीन को घूर रहे थे। इनके लिए तो ये एक सदमा था। कितना गरूर तकब्बर था इनकी बेटी के लहजे में। आंसू फिसल कर फर्श पर गिरे। आपा वो बच्ची है, माफ़ कर दे, नादान है। इशरत बेगम भी तड़प कर बोली, नादान मत कहो इसे इशरत, ये नादानी नहीं है, गरूर तकब्बुर था। इसने मेरे आरफ की बेइज्जती की है। इसे जैसा भी बनाया है अल्लाह ने बनाया है, और वो हसीना तो इसमें इसका कोई कमाल नहीं, सब इस रब का कमाल है। और मैं भी देखती हूँ किस महल में जाती है, किस राजकुमार से शादी करती है, वरना रोती हुई आरफ के साथ बहुत कुछ कहती निकल गई। और किचन में खड़ी आयशा ने अपनी कामयाबी पर एक रसगुल्ला मुँह में डाला। ये हुई ना बात मलका। वो खुद को शाबाशी देती मुस्कुराती रसगुल्ले खाने लगी। ये इसके पसंदीदा थे, जिस पर जान छिड़कती थी। बहुत अच्छा किया तुमने आयशा, बहुत अच्छा। अपने बाप का सर झुकाकर बहुत ज़बरदस्त किया। अपनी रोती पप्पो की बददुआएं लेकर रोती हुई इशरत बेगम किचन में दाखिल हुई। इसे मज़े से रसगुल्ले खाते देखकर बोली, क्यों
सब बताओ, कहाँ कमी रह गई थी हमारी तरबियत में, क्यों अपने बाप का सर झुकाया? अगर पहले कहते थे तो हम इनकार कर देते, यूँ सरेआम सबको शर्मिंदा तो ना करती। आयशा अचानक अपनी माँ की आवाज़ पर हड़बड़ाई और रसगुल्ला नीचे गिरा। अम्मी कुछ गलत नहीं किया, देखा देखा कि नहीं कैसे जंगली टाइप लोग थे इनके यहाँ में शादी करती, जिन्हें पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं, जहलों की तरह बिहेव कर रही थी। और मुझे नहीं लगता इन पर दुआओं से डर, जब शर्म में कुछ नहीं बचता तो ऐसे ही अपना गंवारपन दिखाती हैं। और नागवार गुस्ताखी से सर झटक कर बोली। इशरत बेगम तो इशरत बाहर सुनते सुनते नदीम साहब की रगे भी तन गई। बकवास बंद करो इसकी इशरत, वरना मैं मारने से भी ग्रेज नहीं करूँगा। ये सब इस बदलिहाज औरत के साथ मिलकर इसका नतीजा है। नदीम साहब दौड़ते हुए आए तो इशरत बेगम रोना बोलकर इनके सामने आ गई। कहीं गुस्से में वो इस पर हाथ ना उठा दें। डैड आप कुछ भी कहें, ये हकीकत है जिसे तस्लीम करना नहायत ही कड़वा है। प्लेट पटकती वो बोली, बस कर दो, नहीं हूँ मैं तुम्हारा डैड, मर गया तुम्हारा बाबू। दाड़े के आयशा का दिल सहम गया। बस कर दे, पागल हो गई है, मैं समझाऊंगी इसे, समझ जाएगी, चुप कर दे। इशरत बेगम रोती हुई बोली, समझाने की ज़रूरत नहीं, इससे पूछो कौन है वो जिसके बल पर अपने बाप की गर्दन पर लात रखी है। आए वो राजकुमार और दफ़ा हो जाए, इसके साथ नहीं चाहिए ऐसी औलाद। इससे मैं बेऔलाद ही होता तो बेहतर था। इनके बूढ़े कंधे झुकाए थे। आप मुझे ऐसा समझते हैं डैड? वो हलक के बल चीखी। तुम्हारे आज के रवैये में इससे भी बहुत कुछ समझ चुका हूँ। अब मेहरबानी करके बताओ मुझे कौन है वो। इस बदनामी से पहले तो मैं रुखसत करना चाहता हूँ। अगर नहीं है कोई तो अपने तकब्बुर में ऐसा कदम उठाया तो मैं ही कल किसी से निकाह पढ़वा कर भेज दूँगा इसके पीछे। वो गुस्से दुख से बोले। इशरत बेगम आंसू बहाती, कभी अपनी लाडली बेटी को देखती, कभी शौहर को। माफ़ कर दे डैड, पर मेहरबानी करके मेरी ज़िंदगी मुझ पर छोड़ दे, वरना आप फिर किसी धोबी घाट वाले के पल्लू से बांध कर रवाना कर देंगे। मैं खुद अपना हमसफ़र ढूंढूंगी और आपकी बहन साहिबा की बद्दुआओं को गलत साबित करके दिखाऊंगी। वो गुस्ताखी कहती वहाँ से निकलती अपने रूम में बंद हो गई। और नदीम साहब ने एक शिकवा का नज़र इशरत बेगम पर डालकर अपने रूम में बंद हो गए। पीछे रह गई लॉन्च के बीचों बीच इशरत बेगम तो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठती रोने लगी। अल्लाह मेरी बच्ची को नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। वो रोती हुई बोली, तुम यूनी नहीं चाह रही? दनियाल किचन में है तो तकवा को किचन साफ़ करते देखकर मुस्कुराते बोले, नहीं मैं आज अपना घर साफ़ करने वाली हूँ, यूनी कल जाऊँगी। अपने भाई की आवाज़ पर वो सर उठाती बोली, हम मेरे लिए कोई काम? वो बाजू फोल्ड करता शूज़ बाहर उतार कर अंदर दाखिल हुआ। आपके लिए यही काम है कि आराम से जाकर लॉन्च में बैठे, मुझे डिस्टर्ब ना करें। मुस्कुराहट दबाकर गोया हुई। हारून ने अपने घर में पहुंचने के कुछ घंटे बाद आया था और बहुत माफ़िया मांगी दनियाल और तकवा से। और दनियाल तो कभी माफ़ ना करता अगर तकवा ना कहती। फिर भी इसने कोई जवाब ना दिया और उठकर चला गया। तकवा कहा था कि आपको माफ़ कर देना चाहिए हारून भाई को, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। पर इसके झूठ पर दनियाल ने झिड़क कर चुप करवा दिया। पापा की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था हवेली से आगा जान ने मेरा पूछा है। दनियाल ने इसे हेल्प करवाते हुए बताया तो तकवा ने सवालिया देखा। फिर हम जा रहे हैं गाँव। हाथ रोककर दनियाल का चेहरा देखने लगी। हम संडे को चलेंगे सुबह। वो सर हिलाता हुआ बोला, शुक्र, मुझे तो बहुत याद आ रही थी गाँव की। तकवा मुस्कुराती बोली। दनियाल ने सर हिलाया। साइम कहाँ है? रज़ा आगा जान जाते हुए रज़ा से पूछा। जी आगा जान, वो अपने दोस्तों के साथ सुबह ही शिकार पर निकल गया है। इज़्ज़त से इसने नज़र झुकाकर जवाब दिया। बस आ गया अपनी झूल में, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मना किया है ना शिकार करने से हमने। वो गुस्से से बोले। जी आगा जान, मैंने बताया था पर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। वो प्लान बना चुके हैं दोस्तों के साथ। रज़ा ने सुबह की गुफ्तगू बताई जब जीप में साइम को अपने दोस्तों के साथ जाते हुए देखा था। तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने इसे तैयार श्यार देकर पूछा। बाबा सही ने कहा था ज़मीनों पर चक्कर लगा कर हूँ, वहीं जा रहा हूँ। अगर कोई काम है तो हुक्म कर दें, इसने मुअद्दब सा कहा। नहीं जाओ तुम, और साइम के आते ही इसे मेरा पैगाम देना कि मुझसे आकर फ़ौरन मिले। वो कहकर चले गए तो रज़ा सर हिलाकर बाहर की जानिब अपने कदम उठाने लगा। आपने क्या सोचा आगा जान? साइम के बारे में मीर वजदान साहब ने आगा जान से पूछा। दोनों इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे। सोचना क्या है, हमने मालूम करवाया है वो दनियाल की बहन है, अपने गांव की ही है। मुझे अच्छा लगा, कल तैयारियां करना चलेंगे शहर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमने कोई बात रद्द नहीं की अपने पोतों की, और सबको अपनी पसंद से शादी का हक़ दिया है। ये हक़ सैम को भी है। इनके कहने पर वजदान साहब ने सर हिलाया। आपका हुक्म सारा आंखों पर। आप अम्मा जान को बता दें, वो सानिया को कहेंगी तो सारी तैयारियां करवा लेंगे, आप बेफिक्र रहें। वो मुस्कुराते हुए बोले। आगा जान ने बच्चे की तरह मुंह बनाया। अपनी माँ को खुद बता दो वरना जोश से हमारा सर खा जाएंगी। शाने पर शॉल दुरुस्त करते हुए बोले तो वजदान साहब का कहका पड़ा। जो हुक्म आपका, हम मीटिंग में जा रहे हैं, शहर का कुछ काम है तो कहिए। इनके कहने पर आगा जान ने नफ़ी की तो वो सर हिलाकर चले गए और गार्ड के साथ अपनी गाड़ी में बैठे।
तुम्हें आगा जान अपने रूम में बुला रहे हैं, साइम को शिकार से लौटते देखकर रज़ा ने कहा। अस्सलामुअलैकुम आगा जान। वो दरवाज़ा उंगली से नॉक करते बोला और अंदर अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। अब लौटे हो? इस्लाम का जवाब देते तीखे लहजे में सवाल किया। जी काफ़ी टाइम बाद दोस्तों से मिला था तो वक्त गुजरने का मालूम ही ना हुआ। वह मुस्कुराकर कहते आगा जान के सामने सोफ़े पर बैठे। हमने शिकार से मना कर दिया है सबको, फिर तुम क्यों गए जब रज़ा ने तुम्हें बता दिया था? कड़क लहजे में बोले साइम ने सर खुजाया, जिस पर आगा जान ने गुस्से से देखा। यही इसकी हरकतें होती थी जब वो किसी की सुनना नहीं चाहता होता। हम तुमसे पूछ रहे हैं साइम, तुम हमारे असूलों के ख़िलाफ़ क्यों गए आगा जान? इसके जवाब न देने पर फिर बोले आगा जान, असूल होते ही टूटने के लिए हैं और मैं दुनिया के किसी असूल को नहीं मानता। वो खुद गर्जी और ढीठपन से बोला कि आगा जान सुलग गए। इन हरकतों से तुम शादी करोगे, पराई लड़की लाओगे जिसे खुद को संभालना नहीं आता। वो गराए तो साइम की मुस्कुराती नीली आंखों में संजीदगी छा गई और गाल पर चुभन सी महसूस हुई उंगलियों की। इसकी आंखें जो सुर्ख थी मज़ीद सुर्ख होती ज़ब्त की गवाही देने लगी। संभाल लूँगा, आप फिक्र न करें। बमुश्किल खुद को संभालते वो ठंडे ठार लहजे में गोया हुआ, तुम्हें स्कूल बुलवाया गया है, जाओ वापस, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम्हारे ताया गए थे। आगा जान ने इसकी बदतमीज़ी नज़रअंदाज करते बात बदी। पर अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसने सर झुकाकर कहा। बल्कि वहाँ वाली को यहाँ बुलवाऊँगा। मनी खेज़ मुस्कुराहट चेहरे पर छा गई थी सोचते हुए। नहीं जाओगे? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? लोग हमारे दर पर आते हैं किसी भी ज़रूरत के लिए और हम खुद हमारे बेटे को भेजा सिर्फ तुम्हारे लिए, इस प्रोफेसर के पास सिर्फ तुम्हारी एडमिशन के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है? क्या समझेंगे हम तुम हमारी नाफरमानी कर रहे हो? साइम ज़दी आगा जान धाड़ उठे के अपने रूम की तरफ जाते मीर वजदान साहब इनकी आवाज़ पर भागे चले आए। साइम खामोश होकर खड़ा हो गया। क्या हुआ आगा जी? वजदान साहब परेशान होते पूछने लगे तो आगा जान ने अपनी कहर बरसाती नज़रें साइम से हटाकर वजदान साहब को देखने लगे। इससे पूछो पहले क्या कर रहा है? हम इससे कुछ नहीं बोल रहे तो ये सर पर सवार हो रहा है। पहले स्कूल चढ़ा और फिर इस लड़के से लड़ाई की, हमारे ख़ानदान का भी ना सोचते जेल में चला गया, फिर अचानक शादी का कहने लगा। हमने हाँ की, अब कह रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया तो इनकार कर रहा है कि नहीं जाएगा स्कूल। अगर ऐसा रहा तो हम इस लड़की से इसकी शादी कतई तौर पर नहीं होने देगा, और अगर स्कूल नहीं जाना चाहता तो आए हमारे साथ यहाँ गांव में ज़मीनों का काम संभालें या शहर में कोई काम तलाश करें। हमारे बेटे होनहार हैं, एक MNA है, दूसरा बिजनेसमैन था, तीसरा। आगा जान गुस्से से कहते कहते अचानक रखे तो साइम को देखा जिसने जब से मुठ्ठियाँ बीची हुई थी। मीर वजदान साहब ने अपने भतीजे को देखा जिसकी गुस्से से सांसें फूल गई थी और आंखें कलीन पर टिकी हुई थी। साइम बेटा, हमने प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहद से बात की है, उन्होंने ताया सही आप और आगा जान साहब, आप अगर मेरी शादी इस लड़की से होने से रोकी तो याद रखिएगा मैं वैसे ही बदनाम शख्स हूँ, इसे अगवा करने में देर नहीं लगाऊंगा और फिर ढूंढते रहिएगा मुझे। गुस्से से कहकर बगैर दोनों के शशदर चेहरे को देखते वहाँ से निकल गया और अपने रूम में आकर ठा से दरवाज़ा बंद किया कि हवेली के दरवाजे हिला कर रख दिए। तुमने देखा ये कितना बदतमीज़ हो गया, ये सभी इस औरत ने किया है, मेरा चिराग को दलदल में धकेल दिया है। आगा जान का बस नहीं चल रहा था, अभी जाकर मिसेस आनिया का गला घोंट दें, रिलैक्स हो जाए आप, मैं वजह पूछूंगा, इससे आप बेफिक्र रहे। इन्हें बेड पर बिठाते वो बोला तो आगा जान गहरा सांस भर कर रह गए। क्या हुआ वजदान, ये साहब इतने गुस्से में क्यों था? सानिया बेगम और आगा जान ने जब गाँव में मिठाइयाँ और कपड़े तकसीम करके अब लौटी थी, मुलाजमा के बताने पर आगा जान भागती यहाँ पहुँची और वहाँ मीर वजदान को देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मा साईं, बस आगा जान थोड़ा गुस्सा हो गए थे और साईं बेटा बुरा मान के। वजदान ने मुस्कुराते बताया। हाय हाय वजाहत, क्यों डांटा मेरे बच्चे को? इतने माँ बाद आया और शादी के लिए भी तैयार है, देखा नहीं शहर रहकर भी अपने गांव की लड़की को पसंद किया है, फिर क्यों गुस्सा हो रहे हो? आगा जानी बुरा मान कर सोफे पर बैठती इजहार करने लगी। तुम चुप रहो, अभी इसके फरमान नहीं सुने जब भी कह रही हो। आगा जान गुस्से से बोले तो उन्होंने मुँह बनाया। सानिया बेगम मुस्कुराकर अपने रूम की तरफ चली गई। थक गई थी बहुत। आगा जान के गुस्से को ठंडा करके वजदान साहब भी आ गए रूम में। जानते हैं कितना गुस्से वाला है, क्यों मज़ीद जिद दिलाते हैं इसे? आगा जान ने देखते कहा तो आगा मीर वजायत हुसैन ने कर्ब से देखा। मैंने शौक़ से मैं नहीं डांटा, वो स्कूल जाने से इनकार कर रहा था। इसे ऐसे ही छोड़ दें, इसका कोई मुस्तकबिल ना बनाए। रज़ा तलीम पूरी करके अपने बाप के साथ इलेक्शन में खड़ा होगा और ये क्या करेगा? इसे ही ज़िंदगी गुजारेगा बगैर मकसद के वीरान। आगा जान बोले तो उन्होंने सर हिलाया। मैं बात करूँगी, इससे समझाऊँगी, इसे अल्लाह ने इतना अच्छा मुंतखब किया है, इसके लिए जीवन साथी फिर क्यों ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा? देखना कैसे बदल जाएगा हमारा साईं। क्योंकि जानते थे अब वो जिस बात में आ गई थी और कई देर
ताकि इन्हें जज्बात में रहेगी, जिस वजह से वो चले गए अपना बचाव करते। डैड, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। मैं कार गुस्से में हामिद साहब के रूम में दाखिल हुई। कल ही इसे हारून यहाँ छोड़कर गया था कि जब दिमाग दुरुस्त हुआ, इंसानियत खुद भी महसूस करो, औरत के एहसास महसूस करो तो आ जाना, बाकी मैं लेने नहीं आऊँगा। कल से रो रो कर मेकार ने अपना बुरा हाल कर दिया था और मुसलसल साहिल को याद करती तकवा को कोस रही थी, जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। सुबह ही से मुलाजमा ने बताया था कि साहब हैदर साहब का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, पर किसी के पास ये नहीं जानती थी और मेकार हैरत की ज़्यादती से हैदर के पास पहुंची तो इसने तकवा का नाम लेकर मेकार के पांव तले ज़मीन कही थी। मतलब जिस लड़की ने इसका घर बर्बाद कर दिया, इसका भाई इसे ही आबाद कर रहा है। इसके सीने में तेज़ कहर की लहर उठी और दिल किया जाकर अब इस लड़की को अपने हाथों से जहन्नम में फेंक आए। पर अफसोस वो इसके पास नहीं थी। अभी वो वहाँ होती तो अब तक वो इसकी जान अपने हाथों से निकाल चुकी होती। अगर वो कि इसके भाई से शादी करेगी। हैदर ने इसे साकर देखा तो आबरू चुकाकर पूछा, जिस पर मेकार नफ़ी में सर हिलाकर चली गई। इसे अपने बाप से बात कर रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अब जब इसे मालूम हुआ कि डैड आए, वो भागती हुई इनके सर पर पहुंची, गुस्से से देखने लगी। क्या सुन लिया मेरी जाने। हामिद साहब कोट हैंग करते दरवाजे पर खड़ी मेकार को देखते हुए बोले, आप इस तकवा का रिश्ता भाई के लिए लेकर जा रहे हैं। वो अंदर आई। और सॉरी बेटा, आपको बुलाकर बताने ही वाला था कि कल हम चल रहे हैं हैदर भाई का रिश्ता लेकर दनियाल वालों के घर। सुना है वो आ गया है, मुझे हारून ने बताया। तो तुम्हें जो भी तैयारी करनी है कर लो भाई, मैं तो सुबह होते ही निकल जाऊंगा। अपने बेटे से ज़्यादा तो मुझे जल्दी है। हामिद साहब मुस्कुराकर कहते बेड पर बैठे और शूज़ उतारने लगे। मेकार हका बका हामिद साहब को देखने लगी। आप सबको हो क्या गया है? क्या जादू किया इस गाँव वाली ने, जिसे देखो इसका दम भरता फिर रहा है। आखिर है क्या इसमें जो आयशा में नहीं है? वो गुस्से से कहती सामने खड़ी हुई। मेहकार आहिस्ता बोलो। हामिद साहब ने कुछ सख्त लहजे में टोका, पर मेहकार पर असर ना हुआ। इसके चेहरे पर वैसा ही गुस्सा था। डैड, आप मुझे जवाब दें, हैदर क्यों इस लड़के के पीछे पड़ गया है? आयशा क्यों नहीं दिखती इसे? इससे लहजे में लचक पैदा की। देखो बेटा, मैंने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, अपने पाँव पर खड़ा किया, अच्छे बुरे की पहचान दी, होश आते तुम दोनों को अपने हक दिए, अपनी लाइफ के फैसले करने के लिए कभी बीच में टोका नहीं। तुम दोनों के खाने से लेकर पढ़ाई तक सारे इख्तियारात दे दिए थे, कभी अपना फैसला नहीं थोपा। तुमने हारून को अज़ले लाइफ पार्टनर चुना। मैंने थोड़ा कहा तुम्हारे लाइफ स्टाइल और इसके लाइफ स्टाइल के बाबत पर फैसला तुम्हारा ही था और तुमने अपने जीवन साथी मुंतखब किया। अब ये हैदर की लाइफ है, अगर वो तकवा बेटी को लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है तो मुझे नहीं लगता हम दोनों को बीच में आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से इसे गुजारनी है तो वो अपना अच्छा बुरा जानता है, तुमसे बेहतर, हमसे बेहतर। हामिद साहब ने मेकार का मुंह बंद करवा दिया। पर डैड, आप जानते हैं इस लड़की ने क्या किया? मेरा घर पर बात कर दिया। वो अपनी आखिरी हथियार इस्तेमाल करती हुई बोली। तो हामिद साहब अफसोस ने से देखा। मेकार, मुझे लगता है वो वेला मचाने से बेहतर है तुम खुद पर नज़रसानी करो। तुम अपने घर से बेघर क्यों हो? हामिद साहब कहते हाथ बाथरूम में बंद हो गया और मेहकार को लगा कि इसे अपने लफ्ज़ों पर तमाचा मारा हो। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और वो रोती हुई पाँव पटकती रूम से निकली। रूम में आकर अपना मोबाइल निकाला और जल्दी से आयशा का नंबर मिलाया। हेलो भाभी, आप कहाँ हैं? मैं 3 बार घर का चक्कर लगा चुकी हूँ पर आप नहीं हैं। आंटी भी कुछ नहीं बता रही। इसकी पहली कॉल पर ही आयशा ने कॉल पिक की और एक सांस में बोली, दफ़ा कर सब ये सुन कल डैड जा रहे हैं हैदर का रिश्ता लेकर उस खाली के लिए। इसने गुस्से से कहा तो दूसरी तरफ जो इसे जॉब की मुंतज़िर थी, इस बात पर सकता छा गया कि क्या कहा। आयशा का हाल ऐसा था जैसे काटो लहू ना हो बदन में। इसके हाथ पांव कांपने लगे और वो दीवार का सहारा लेकर चलती बेड पर गिरने के अंदाज में गिरी। हैदर का रिश्ता लेकर जा रहे हैं डैड, वो भी कल। इसने मुस्कुराहट ठोकते अपने नाखूनों को फूंक मारकर कहा। और दूसरी तरफ आयशा के हाथ से मोबाइल गिरकर गोद में गिरा और जब सकता टूटा तो फूट फूट कर रोने लगी कि मेहकार जो इसकी हालत पर इंजॉय कर रही थी, इसकी दाढ़ों पर हड़बड़ाई। आशी जान, बात तो सुनो मेरी। चंदा देखो, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। हैदर सिर्फ तुम्हारा है, वो किसी का नहीं हो सकता। ना रो, रोना बंद करो। मेहकार परेशान होती इसकी बढ़ती दाढ़ों पर मिन्नतें करने लगी पर नाकाम ही रही। क्या हुआ आयशा बेटा? इशरत बेगम घबरा कर भागती आई। नदीम साहब दफ्तर से नहीं लौटे थे इस वक्त, सिर्फ वो थी और आयशा। अम्मी, वो आयशा रोती अपनी माँ को देखती बोलने की कोशिश करने लगी पर नाकाम। और मेहकार के तो आसान खतरा हो गई। अगर इसने इशरत बेगम से कह दिया तो क्या होगा? वो सब तो ये सोचेंगे कि इनकी बेटी को बिगाड़ने में पूरा हाथ इसका है। आयशा, मैंने मजाक किया था। कल शाहवाला आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इशरत बेगम ने अंदर आने से पहले वो चीखती कैसी सकती तड़पती। आयशा ने मोबाइल को देखा जहाँ अभी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? बताओ। इशरत बेगम इसके पास आई, इसका सर इसके अपने सीने में लगाया। आयशा का नाजुक वजूद लरज़ रहा था।
मजाक था, मेरी जान निकाल दी थी और भाभी मजाक कर रही हैं। वो इशरत बेगम के सीने से लगी बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ था बताओ मुझे, क्यों रो रही थी ऐसे? इसका भीगा चेहरा ऊपर उठाते इशरत बेगम पूछने लगी और वो इन्हें उलझी पुरसों नज़रों से देखने लगी, जिसका दिमाग कहीं और अटका हुआ था। मुझे कल जाना है शाह वाला, वो बड़बड़ाई और इशरत बेगम को हैरत में छोड़कर इनके सीने में छिप गई। कुछ नहीं अम्मी, मुझे यहीं सोना है। अपनी आपकी धड़कने सुनते हुए वो कहती इशरत बेगम को परेशानी में भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम चलो ना साथ, होने वाली भाभी देखकर खुशी होगी तुम्हें। रज़ा ने जेबों में हाथ फंसाए खड़े साइम से कहा, जो गाड़ियों में रुकते सुर्ख कपड़े से ढके तालों को देखने लगा, जिसमें जेवरात और इस के लिए कपड़े मज़ीद सामान के साथ फ्रेश फ्रूट्स और मिठाइयाँ थी। मुलाजमों को देख रहा था। मैं इतनी जल्दी इसकी सांसें लेना नहीं चाहता, वो मायने से कहते रज़ा के अलझस चेहरे को देखने लगा और फिर मज़ीद बोला, आना तो इसे मेरे पास या फुर्सत से देख लेगी। बात तो शर्म की है पर सच है, रज़ा कहकर लगा उठा। सैम के लबों पर भी तमस्करे भरी मुस्कुराहट रंगी। अच्छा चलते हैं, हम भी देखें किसने ज़िद्दी बिगड़े नवाब की नींदें चुराई हैं। इसके गले मिलते हैं आंख दबाकर कहा। अपनी गाड़ी में बैठा और सईं वहाँ खड़ा आगा जान ताया सईं और रज़ा की गाड़ी को हवेली से जाता हुआ देख रहा था। वो ऑटो वाले को किराया देती क्लच संभाल कर शाहवाला के सामने उतरी। बेसाख्ता इसके लबों पर मुस्कुराहट रहेंगी, सोचते हुए कि एक दिन ये इसका होगा, इसकी मालकिन वो खुद होगी। वह मुस्कुराती आगे बढ़ी, अभी कुछ कदम मजीद इसकी जानिब उठाते कि अचानक गार्ड ने गेट खोला और 2 गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे निकलीं। आयशा ने होंक बन कर जर देखा, जहाँ एक गाड़ी में हामिद साहब थे, पीछे मुलाजम, और दूसरी गाड़ी में जो पीछे थी इसमें इसका हैदर, जिसे देखते ही वो मुस्कुरा दी। पर ये जा कहाँ रहे हैं, वो सोचती गार्ड को महकार का कहती अंदर दाखिल हुई और दिन के उजाले में शाहवाला के दूर दूर तक फैले हसीन खूबसूरत लॉन को देखने लगी, जहाँ 2 मोड़ चलते इसके हुस्न को 4 चांद लगा चुके थे। वाह हैदर, तुम्हारी चॉइस को दाद देनी पड़ेगी। वो घूमकर पूरे लॉन को देखती अंदर घर में दाखिल हुई। इसकी आंखें चमक उठी। लॉन्च में रखे फर्नीचर को देखते वो आंखें प्लाई डेकोरेशन पीसेस को देखने लगी। वाह ये कितने का होगा, इसने एक नहायत ही खूबसूरत मूर्ति को छूते हुए सोचा और दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखने लगी। अगर तुमने इनकी कीमत का अंदाज़ा लगा लिया हो तो अब अपनी किस्मत पर नज़रसानी करो। सीढ़ियाँ उतरती इसे मुंह में बड़बड़ाती देखकर तंजिया बोली कि अचानक आवाज़ पर आयशा उछल पड़ी। आपने तो डरा ही दिया था भाभी, वो दिल पर हाथ रखती मुँह बनाकर कहती है। आगे बढ़ी। और भला मुझे क्यों ज़रूरत पड़ने लगी किस्मत पर नज़रसानी करने की? मुझे मालूम है ये सब मुस्तकबिल में मेरा ही होने वाला है। बालों को झटकती वो एक अदा से टांग पर टांग चिराकर बैठती बोली, जिस पर महकार का जानदार कहकहा पड़ा। बेवकूफ़, मालूम है अभी 2 गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? वो सीढ़ियाँ उतरती इसके पास से सामने ही सोफे पर बैठी आयशा का दिल धड़का इसे तंज से कहके पर कि कहाँ, डरते डरते पूछा, जिस पर महकार ने इसकी बदलती रंगत को देखा। महकार ने फिर नज़रें फेरी और कहा, तकवा के लिए रिश्ता लेकर और प्लीज़ फिर से चीखना मत शुरू हो जाना। इसकी बाजारियत बड़ी बेजारियत भरी आवाज़ पर आयशा सख्ते और डूबते दिल के साथ इसे देख रही थी बेयकीनी से। आप खुश हैं? बमुश्किल खुद को रोने से रोकते हुए इससे भराई आवाज़ में पूछा, वरना कान तो साई से ही कर रहे थे। तुम्हें मैं ऐसे बेवकूफ़ लगती हूँ? मेरा घर बर्बाद करने वाली की आबादी में मैं खुश रहूँगी? महकार चीख कर बोली। तो अब इतनी पुरसकून क्यों है? आपने रोका क्यों नहीं? वो चीखती आंसू तेज़ बारिश की बूंदों की तरह गालों को भिगोने लगे। चुप करो, रोना धोना बच्ची नहीं हो। मुझे देखो, सारा घर बर्बाद हो गया, बाप के दर पर बैठी हूँ। क्या रो रही हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे पता है रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। वैसे रून तो खुद आएंगे मुझे अलबत्ता तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा कि हैदर को तुमसे शादी करनी पड़े, कुछ ऐसा। वो हर सोच में बोली। आपका वो प्लान? आशा ने खुद को संभाल कर याद दिलाया। इस पर रिस्क आ सकता है, हमारा नाम भी आ सकता है। हैदर मालूम करवा लेगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आयशा ने अपने हाथ मसले। भाभी कुछ करें, वरना ऐसा ना हो आप सिर्फ प्लान बनाती रह जाए और वो तकवा शादी करके घर में भी आ जाए। आयशा ने भारी आवाज़ में कहा और फिर इसे सोचों में देखकर खुद भी सोचने लगी। वैसे तो मुझे यकीन है वो कमीना धनियाल कभी भाई के रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है अगर वो यहाँ आई तो मैंने इसका गला घोट देना है। महकार आयशा को देखती बोली। तो आयशा ने इसे देखा। अगर हाँ कर दी तो ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, पर इसके लिए आपके साथ चाहिए। आयशा ने कहा। तो महकार ने इसे देखा। क्यों, क्या करने वाली है? महकार हंसी से अपने रंगे देकर
इसे याद था एक दिन इसने ही कहा था कि नहीं भाभी, मैं इससे कहती हूँ वो बना देगी, पर आप रखें, शायद इससे मेरा मतलब पिंपल ख़त्म हो जाएं। मेल वाला जुमला आज तक मेकार के कानों में गूंजता था और अब इसका दिल कर रहा था कि अब जाकर ख़ुद वो जल लगाता ताकि तुम्हारे अंदर का मैल कम हो, पर नहीं, इसने तो इसके मुस्तकबिल का प्लान ख़राब होगा और वह ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें मेरे साथ रिलेशनशिप में हैदर शाह का नाम हो। मेकार को हैरत का झटका लगा और वह गश्त बंदान होकर आंखें फैलाई इसे देख रही थी। इतनी कमीने तो वो नहीं थी जितनी जैसी ये हो गई थी। क्या करोगी? इसका फंसी फंसी सी आवाज़ में मेकार ने पूछा। अगर खुदा न खास्ता रिश्ता हो गया तो मैं ये लेकर तकवा के पास जाऊँगी और कहूँगी मैं हैदर के साथ रिलेशनशिप में बहुत आगे निकल गई हूँ, खुदा के वास्ते इस रिश्ते से इनकार कर दे और मेरे हैदर के बीच से निकल जाए और हम दोनों को एक होने दे, मेरी कोख में पलते बच्चे को इसके बाप का नाम देने दे। वो कमीन की मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोल रही थी और मेकार के कानों में धुआं निकल रहा था। तुम्हें पता है क्या कह रही हो लड़की? पागल हो रही हो? तुम्हें इसके किरदार को मशकूक करना है, ना कि अपने आप को। मेकार ने समझाना चाहा पर वो इससे आगे बहुत निकल चुकी थी। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हैदर को पाने के लिए मुझे दुनिया के सामने ये सब करना पड़ा तो करूँगी, पर हैदर और इसके घर पर सिर्फ मेरा हक है और मेरा रहेगा। और आपको मेरी हेल्प करनी है तो करे, वरना मैं खुद ही कुछ करूँगी। वो गुस्से से बड़ी कुछ देर पहले रोने धोने वाली आयशा तो कहीं गायब हो चुकी थी। इसके सामने अब कोई और ही लड़की मौजूद थी। क्या ये सब तुम भाई की दौलत के लिए कर रही हो? मेकार ने थूक निकलते पूछा। आयशा इसकी हालत पर कहकर लगा उठी। नहीं, हैदर के लिए, और जब हैदर मेरा होगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी, इसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इतनी शौक क्यों हैं भाई? ये सुना है क्या मोहब्बत अंधी होती है? और वह हंसती हुई बोली, ठीक है, मुझे क्या, आने तो देखते हैं क्या जवाब होता है, फिर मैं करती हूँ अपनी फ्रेंड से बात। मेकार ने कहते हुए कंधे उचकाए तो आयशा खिलखिला उठी। ये हुई ना बात, हैदर तो सिर्फ आयशा का है। वो इतराई तो मेकार ने नाक से मक्खी उड़ाई। मुलाजमा को कोल्ड ड्रिंक्स लाने का कहा पर आयशा रोककर खुद चली गई। घर देखने के बाद हमें मुश्किलात पैदा ना हो, इसकी बात पर मेकार ने आबरू उठाए। माहौल काफ़ी गमगीन था। एक तरफ आगा जान दनियाल वालों के गांव को सरबराह और इनका बेटा MN मीर वजदान बैठे थे और दूसरी तरफ हामिद शाह और हैदर शाह बैठे थे। दोनों दनियाल के दाएं बाएं बैठे थे और दोनों के मुतालबे के बाद नज़र दनियाल पर थी। हैदर का बस नहीं चल रहा था इस लोफर की जान ले ले जिसकी हिम्मत कैसे हुई तकवा के लिए रिश्ता भेजने की, और आगा जानी का बस नहीं चल रहा था कि इन दोनों बाप बेटा को गायब कर देती जो इसकी तकवा के लिए रिश्ता लाई थी। इसने तो सोचों में साइम और तकवा के बच्चों के नाम भी रख लिया था। तो क्या जवाब में तुम्हारा? दनियाल गमगीर खामोशी में आगा जान की आवाज़ गूंजी, जिस पर बेबसी से दनियाल ने इसे देखा। आगा जान, मैं ये फैसला अपनी बहन पर छोड़ता हूँ कि वो किसका इंतखाब करती है, क्योंकि ज़िंदगी इसे गुजारनी है। दनियाल ने एक नज़र हैदर पर डालकर कहा। हैदर तो इसे बहुत पसंद आया था, पर इसकी बहन, बहुत अच्छा फैसला है। हारून ने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, जिस पर वो मदम सा मुस्कुराया और आगा जान ने सर हिलाया। हारून उस रात 2 बजे के वक्त आया था। इनके पीछे वो रो रो कर तकवा दनियाल से अपनी गलत और गफलत की माफ़ी मांगी, जिस पर तकवा ने माफ़ कर दिया, पर दनियाल ना कर सका। हारून मायूस होकर चला गया। फिर सुबह आया और दनियाल को गले लगाकर माफ़ी मांगी और बताया कि इसने मेहकार को अपने घर भेज दिया है। इसकी तरफ से भी माफ़ी मांगी। दनियाल नाराज़ हुआ कि इसे समझाने के बजाय तुमने इसे घर से निकाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। मैं तो अपनी बहन को लेकर आ गया हूँ, तुम क्यों अपना घर बिखेर रहे हो? जिस पर हारून ने मुस्कुराकर कहा, बिखरे घर को क्या बिखेरना, इसे समझना होगा। अगर ये मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो फेयर होकर रहना पड़ेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा किसी पाक बाज लड़की की आंचल में कीचड़ उछाले। इसे 100 बार सोचना पड़ेगा, वरना इस बार तो मैंने इसे घर भेज दिया, अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो ज़िंदगी से निकाल दूंगा। और दनियाल के काफ़ी समझाने के बाद भी ना माना, अलबत्ता इससे माफ़िया मांगता रहा, जिस पर इसे माफ़ करना पड़ा। और फिर इसने हैदर के बारे में भी साइम को बताया क्यों झगड़ा हुआ था और असली वजह भी बताई। पर दनियाल को ये मालूम ना था कि जिस साइम की वो बात कर रहे हैं वो साइम आगा जान का पोता है, जिस वजह से वो कश्मकश में था। एक तरफ हैदर था और इसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ आगा जान था और इसकी इज़्ज़त, जो इन्हों में गाँव में मिलती थी और इनकी ज़मीन देखभाल करते थे। इन्हें चौधरियों के कब्ज़े से बचाए रखा हुआ था, दोनों भाई बहन के ख्वाब को पूरा करने के लिए। भाई तुम कुछ भी करो दनियाल, तकवा तो हमारी ही होगी। अगर हमारे गाँव की बच्ची है कहीं और क्यों जाएगी? आगा जान ने हैदर हामिद शाह को देखते मुँह बनाकर कहा तो वजदान साहब ने अपनी माँ को चुप कराने का इशारा किया। आगा जान की नज़रों को देखती आगा जानी, इसका फैसला तो तकवा करेगी। दनियाल मुस्कुरा कर बोला। लो आ गई हमारी शहज़ादी सानिया बेगम के साथ ट्रे में लो आज़मा से जाकर तकवा इनके ख़िताब पर छिप गई। आज वो मेरे पास यहाँ बैठो, सालों गुजर के तेरा चेहरा देखने के लिए तरसे हमें। अब इसने दनियाल के पास बैठते देख कर आगा जानी बोले तो वो मुस्कुराती झिझकती उनके पास बैठी। रज़ा ने गौर से अनारकली फ्रॉक में सर पर हिजाब लिए इस सांवली लड़की को देखा। वो चौंका था।
साइम जदी ने इसे कैसे पसंद किया? क्या खुद और कहाँ ये आम सी नैन-नकुश वाली सांवली सी लड़की? क्या ख़ास था इसमें जो साइम पागल हो रहा है? इससे तो कुछ नहीं ऐसा ना दिखा। हाँ, अलबत्ता इसकी आँखें हो सकती थी जो मुसलसल झुकी हुई थीं, जिन पर ख़मदार स्याह घनी पलकें साया फ़गन थीं। आगा जानी ने इसे खुद से लिपटा कर मोहब्बत करने लगी। सानिया बेगम ने भी इसके सर पर हाथ फेरा। पूरे गांव में वह लड़की थी जो शहर तालीम हासिल करने आई थी और माशाल्लाह से कामयाबी हुई थी। कुछ इसकी मेहनत थी, कुछ भाई का साथ, जो बहुत कम लड़कियों को वहाँ हासिल था। मुख्तलिफ परफ्यूम की खुशबू में एक जानी पहचानी खुशबू को सूंघते उलझ कर पलकें उठाई तो धक से रह गई। सामने इज़्तिराबी कैफियत में बैठे हैदर और इसके बाप को देखकर जो दानियाल और आगा जान से महज गुफ्तगू थे। इसके देखने के इस वक्त हैदर ने भी इन औरतों के बीच देखकर इज़्तिराब कैफियत में गुलता बिछाने की हदों को छूता देखने लगा। वो दोनों की नज़रों ने इस तसादुम पर दिल धड़क उठे। जहाँ हैदर के लबों पर तबस्सुम खिला था, वहीं तकवा घबरा कर उठी थी इसकी मौजूदगी में। आखिर वो यहाँ क्या कर रहा था इसके बाप के साथ? अगर तुझे हमेशा के लिए हवेली की रौनक बनाने आए हैं, मांग कर अपने साइम के लिए, आगा जाने ने कहा तो सानिया बेगम मुस्कुरा दी। साइम? तकवा ने उलझ कर इन्हें देखा। अरे अपना साइम जैदी, मेरे जिगर के टुकड़े, मरहूम मीर वहाब का बेटा, अपना साइम जो तेरे साथ ही शायद डॉक्टरी पढ़ता है। आगा जाने ने तकवा पर अपने लफ्ज़ों से क़यामत बर्पा कर दी। वो हक्का बक्का बैठी थी, कभी दानियाल को देखती तो कभी आगा जानी को। इसने कुछ भी तो नहीं छुपाया था अपने भाई से, फिर वो कैसे इन्हें आस पास से बिठा कर बैठा था? बेच क्यों ना दिया इन्हें दरवाज़े पर? इस शख्स का चेहरा भी ना देखना भी इसकी बहन गवारा ना करे। खुजा के शादी। साइम जैदी, ये वही है ना जिसने तकवा शश्तर से? हैदर ने गुस्से से कहा, जिस पर हम साहब ने दानियाल का चेहरा सुर्ख देकर इससे चुप करवा दिया। आगा जान, मीर वजदान साहब और रज़ा ना समझी से अचानक इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगे। ऐसा क्या होगा? साइम का नाम सुनकर ही तकवा एक डबडबाती नज़र सामने बैठे दानियाल पर डालकर उठकर वहाँ से भाग गई। ए लो, इसे क्या हुआ? आगा जाने ने परेशानी से पूछा कि रज़ा का मोबाइल बजा। वो एक्सक्यूज़ करता उठा। हाँ यार, ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है शहर में कि तेरा नाम लेते ही सकता तारी हो गया साहब पर? रज़ा ने मोबाइल कान से लगाते साइम के हेलो कहने पर कहा। सबसे क्या मुराद है तुम्हारा? वहाँ तो सिर्फ इसका भाई है ना? बेचैनी से टहलते वो रुका और गुस्से से पूछा। अरे नहीं यार, वो तेरे जिसे झगड़ा हो गया था शहर शाह से, वो भी आया है अपने बाप के साथ रिश्ते के लिए। वैसे तेरा क्या मसला है? क्या किया है तूने? पहले लड़की के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? जो वो कह रहा था साइम जदी कि वही है ना जिसने तकवा आगे इसके बाप ने चुप करवा दिया था, पर तेरे नाम से इसके चेहरे पर सुर्खी से अंदाज़ लगाया जा सकता है कि वो कितना गुस्सा है। रज़ा ने बताया तो साइम ने मुट्ठियाँ भींची। उस दानियाल ने क्या कहा वो बता? और लड़की ने बेचैनी से पूछा। कहाँ यार, वो भी गुस्से में है और लड़की तो रोती रोती भाग गई। रूम में देखते हैं क्या होता है। रज़ा ने सूरत हाल बताई तो साइम ने लब दबाकर गहरा सांस भरा। इसकी नीली आंखें मज़ीद सुर्ख, मेरी नीली आंखों का रंग मज़ीद गहरा हो गया था। जाओ जाकर बैठो, मैं नहीं सुनना चाहता। मैं भी सुनना चाहता हूँ उनका फ़ैसला। सोफ़े पर बैठते सिगरेट में मुँह दबाते इसने कहा तो रज़ा सर हिलाकर वापस आया और अपनी जगह पर बैठा। मैं आता हूँ। दानियाल बगैर किसी की तरफ देखे कहकर चला गया। हामिद साहब ने हैदर को देखा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई कि आप इस शख्स के रिश्ते के लिए आगा जान वालों को बिठाए रखेंगे, बल्कि मुझे भी बुलाएंगे। दानियाल के सामने बैठने पर तकवा ने रोते हुए कहा और तड़प उठा। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच्ची ये मालूम नहीं था ये अपने गांव वाला साइम है। आगा जान का तो पता है, पर मैं तो समझा था कोई शहर का लड़का होगा बदमाश। पर यहाँ तो वो इसका चेहरा थाम कर बेबसी से बोले और आंसू साफ करने लगी। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, अभी जाकर इन्हें जाने का कहता हूँ। तुम तो ना रो। दानियाल इसका चेहरा सीने से लगाए बोला। नहीं भाई, आप इन्हें ना निकालें, ना आप आगा जान को बुलाएं। मुझे इनसे बात करनी है और इसके बाद जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। तकवा के कहने पर दानियाल सुर्ख आंखें मसलते उठा और आगा जान, आपसे कुछ बात करनी है, आए ज़रा यहाँ। दानियाल की आवाज़ पर सबने इसे देखा और आगा जान
आगा जान जो चौंक कर दोनों बहन भाई के जाने पर परेशान बैठे थे, दनियाल के बुलाने पर उठकर इसके पीछे रूम में दाखिल हुए। उन्होंने परेशान होकर बेड पर बैठी तकवा को देखा, जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो इनका फ़ख्र थी, इनकी शान, जो गाँव भैंसों के गोबर उठाने के बजाय शहर अपनी तालीम हासिल करके गरीब गाँव की औरतों के लिए डॉक्टरी पढ़ने आई थी। अपने गाँव की औरतें जो लेडी डॉक्टर की नामौजूदगी पर मेल डॉक्टरों से शर्म हया के मारे अपनी बीमारियां छुपा लेती थी और खुलकर डिस्कस नहीं कर पाती थी, या शहर तक पहुंचने से पहले ही आंखें मूंद जाती थी, रास्ते में ही सांस से छोड़ जाती थी, इनके लिए वो कुछ करने आई थी। अपने पर्दे हया को बरकरार रखते वही आम सी लड़की जो गाँव में होती थी मुखलिस, इसकी आंखों में आगा जान आंसू देखकर तड़प उठे। क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रही हैं? वो इनके पास बैठे तो तकवा ने नफ़ी में सर हिलाया, दुपट्टा कुछ और आगे खिसकाया। आगा जान, आपका फैसला हमारी आंखों पर, आपकी इज्जत हमारे लिए सब कुछ है, पर अभी जिस उम्मीद से आप आए हैं, इससे पहले मेरी कुछ बातें सुन ले, फिर चाहे जो फैसला करें, मैं बीच में नहीं बोलूँगी। वो कहती हुई आगा जान को उलझा गई। मेरी इज्जत, मेरे गाँव बच्चियाँ हैं, तुम बताओ तो क्या कहना चाहती हो? ये आगा जान किसी से जाती नहीं करेगा, फैसला हक पे होगा। मैं तो एक सवाली बनकर आया था, फैसला सुनाने नहीं। आगा जान ने तकवा के सर पर हाथ रखते कहा, और तकवा ने एक सर्द सांस खारिज करते एक नज़र दनियाल को देखकर बोलने लगी, और जैसे जैसे बोलते गई आगा जान को साकत कर गई। इसका साइम, इसके लाडले बेटे का खून, इसका पोता लाडला, इसने एक लड़की के साथ इतनी ज़्यादती की, इसने झगड़ा किया हैदर शाह से। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहिद ने और दूसरे प्रोफेसर ने इन्हीं हरकतों की वजह से यूनी से निकाला। तकवा ने आंसू साफ करके बात मुकम्मल की, और दनियाल फिर से सुनते गज़ो गज़ब की हालत में अपना गुस्सा कंट्रोल करते खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं जानता हूँ हम माफ़ी मांगने के लायक नहीं, फिर भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, और इस नालायक की ज़्यादती पे। कुछ देर मुकम्मल खामोश रहने के बाद आगा जान ने हाथ जोड़े तकवा के सामने, और दोनों भाई बहन अपने सर बरा को हाथ जोड़ते देख तड़प उठे। नहीं आगा जान, आप क्यों माफ़ी मांगकर हमें गुनहगार कर रहे हैं? प्लीज़ हाथ मत जोड़े। दोनों ने आगे बढ़कर इनके हाथ खोले और इनकी पुश्त पर तकवा ने अपने लाभ रखे, क्योंकि बाप के बाद ये एक सहारा था दुनिया में। इन दोनों पर हर वक्त घना साया बना रहा। अब चक्कर लगा कर जाऊँगा। वो तकवा के सर पर हाथ रखकर दनियाल से कहते बाहर निकल आए। दनियाल तकवा को देखकर खुद भी बाहर आया। तकवा दरवाजे की आड़ में होकर देखने लगी। चलो, वह मुश्किल गुस्सा ज़ब्त किए वो बोले, वरना दिल कर रहा था अभी साइम के सामने होता तो इसका चेहरा सुर्ख कर देता, जिसने इसका सर शर्मिंदगी से झुका दिया था। सुनिए, बात तो पक्की कर जाएं, आगा जानी ने पीछे से कहा तो वह नज़रअंदाज करते अपनी गाड़ी में बैठे। शर्मिंदगी से वो नज़र नहीं मिला पा रहे थे दोनों बहन भाई से। इन्हें बैठते देखकर आगा जानी एक नज़र इनके घर पर डालकर खुद भी बैठ गई, और हज़ारों अरमान अधूरे लिए तीनों गाड़ियां एक दूसरे के पीछे जैदपुर के लिए रवाना हुई। बहुत बुरा किया तकवा, बहुत बुरा। साइम ने मोबाइल दीवार पर दे मारा। अगर तुमने इस शाह के लिए हाँ की तो मैं इसका खून कर दूंगा। तुम सिर्फ जैद की हो, साइम जैदी की। पागलों की तरह धारते वो तस्वर में ही इससे मुखातिब था, और आपे से बाहर होकर वो कमरे की एक एक चीज़ दीवार पर मारता हाल नुमा इस रूम का नक्शा ही बिगाड़ चुका था। सारी मुलाजमें सहमी हुई थी छोटे साईं की दाड़ें और कमरे से आती आवाज़ों पर। कुछ देर पहले तो बहुत ही खुश थे छोटे साईं, फिर अचानक क्या हो गया? किचन में खड़ी मुलाजमा दूसरी से सरगोशी में बोली। अल्लाह जाने छोटे साईं का मूड बदलने में देर कितनी लगती है। दूसरी ने भी तकीद करते सरगोशी में जवाब दिया। इनके जाते ही शजदर खड़ा दनियाल होश में आते हैं। हमेशा हैदर शाह से माजरत करता इनके साथ बैठा। दनियाल, अगर तुम हिकार की वजह से हाँ करने में हिचकिचा रहे हो तो बेफिक्र हो जाओ, कुछ बिगाड़ नहीं सकती तकवा का। हारून ने इसे तसल्ली दी, जिस पर दनियाल हंस पड़ा। वो मुझे मालूम है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसका। वो दरअसल बात यह है कि मैं पहले फूफा जान से मशवरा करना चाहता हूँ, फिर आपको कोई जवाब दे पाऊँगा। इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके सुलझे अंदाज में कहने पर हामिद साहब काफ़ी मुतासिर हुए। ये तो बहुत अच्छी बात होगी बेटा, आपको अपने बड़ों का ख्याल है। हामिद साहब ने मुस्कुराते कहा तो हैदर भी मुस्कुरा दिया। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बड़ों से और बहन की मर्ज़ी पूछकर हमें जवाब दो। उन्होंने कहा तो दनियाल सर हिला गया, और फिर इधर उधर की बातों दौरान इसकी अच्छी खासी हैदर से गुफ्तगू हो गई और वो मुतासर हुए बगैर न रह सका। ऐसा ही तो मुकम्मल शख्स चाहते थे अपनी बहन के लिए, और हैदर को देखते ही वो खाका साफ नज़र आ रहा था जो इसने अपनी बहन के जीवन साथी के लिए तैयार किया था। काफ़ी देर गुफ्तगू के बाद वो उठ खड़े हुए लाया हुआ सामान वहीं रहने पर जोर देते दनियाल को मजबूर छोड़कर इजाज़त लेते चले गए, और जाते हुए इसे बेफिक्र होकर सोचने और अपनी बेटी की ज़्यादती की माफ़ी मांगना भूल गया, और महकार का सोचते दनियाल के चेहरे पर नागवारी फैल गई, जो हैदर की बेसुकूनी का कारण बनी।